Assalamualaikum dear students, I am coming here with a new chapter and that chapter is last chapter there in mechanics here in term first. Okay, very nice. तो बेटा ये आखिरी चैप्टर है यहाँ 11th की टर्म फर्स्ट का है ना। तो बेटा ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है बेटा सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है ना। तो बेटा आज डिस्कशन होगी, आज इंट्रोडक्शन होगी किसके बारे में, सेंटर ऑफ मास के बारे में, लेकिन चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है ना बेटा। ओके, वेरी नाइस। तो बेटा यहाँ डिस्कस करेंगे, डिस्कशन होगी किसके बारे में, सबसे पहले यहाँ डिस्कशन होगी सेंटर ऑफ मास के बारे में, ठीक है ना। देखो बेटा क्या है, यहाँ लिखेंगे सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। तो बेटा व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास क्या होता है बेटा, इट इज द टोटल, it is the point, okay, it is the point where whole mass of the body is supposed to be concentrated, where whole mass of the system of particles is supposed to be concentrated. Okay, very nice. तो देखो बेटा क्या है, सेंटर ऑफ मास क्या है, यहाँ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स देना है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, मेरे बेटा ऑलरेडी बताया है। A system of particles is a group of particles, is an assembly of particles, is a collection of particles which are interacting with each other, and that system of particles is that group of particles is under investigation and that is known as system. और बेटा इसके बाहर जो भी होता है इसको कहते हैं सराउंडिंग्स, ठीक है ना। तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम एक्चुअली कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स होती है, whether these particles are discrete or whether these particles are held very close to each other, ठीक है ना। and these particles must be interacting with each other. Okay, very nice. And that collection of particles is known as system which is under investigation, which is under observation, which is under experimentation. तो बेटा यहाँ सेंटर ऑफ मास किसका निकालना है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का। लिखो बेटा क्या होता है, डेफिनेशन पहले लिखो। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स is a point, is a point where whole mass of the body, where entire mass of the body or whole mass of the body, where whole mass of the system of particles, whole mass of the body or देखो बेटा or system of the particles, or system of the particles is supposed to be concentrated. ये डेफिनेशन बेटा सेंटर ऑफ मास की, ठीक है ना। लेकिन अब क्वेश्चन है कि व्हाई सेंटर ऑफ मास, क्यों ये सेंटर ऑफ, सर ये सेंटर ऑफ मास क्यों होता है, व्हाई वी टेक दिस। देखो बेटा यहाँ जो रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे, यहाँ एक्सटेंडेड बॉडीज जो है ना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पॉइंट मास नहीं पढ़ेंगे। जो हमने न्यूटन लॉज में पढ़ा था बेटा वो सब कुछ पॉइंट मास के बारे में था। लेकिन यहाँ नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ सेंटर ऑफ मास। ये क्या होता है, जब भी कोई एक्सटेंडेड बॉडी हो, जब भी कोई बिगर बॉडी हो, जब भी कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो ना बेटा, इसका हम लेते हैं यहाँ सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। ओके, वेरी नाइस। तो क्यों लेते हैं सेंटर ऑफ मास, आप देखो बेटा क्या है, जब भी कोई एक्सटेंडेड बॉडी या कोई रिजिड बॉडी या कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जब भी कोई मोशन में होता है ना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, देखो बेटा सपोज यहाँ मैंने एक व्हील है ना, एक टायर है। ओके, वेरी नाइस, ठीक है ना, ये व्हील है, सीधे समझाएंगे। अगर बेटा ये ऐसे चलता है, ये ऐसे चलता है तो ये रोटेशन भी करता है और आगे भी जाता है विद लीनियर वेलोसिटी, ठीक है ना। ग्राउंड पर चलता है आगे आगे, सीधे। This wheel is a system of particles. This wheel is a system of particles because it is made up of different particles. Okay, very nice. तो बेटा ये एक्सटेंडेड बॉडी है, इसका क्या है, देखो बेटा वी कैन नॉट, देखो अगर कोई पार्टिकल यहाँ लेंगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इट्स पोजीशन, टू फाइंड इट्स मोमेंटम, टू फाइंड इट्स वेलोसिटी, बिकॉज इट इज रोटेटिंग एंड मीन टाइम इट इज ट्रांसलेटिंग। ये बेटा रोटेट भी कर रहा है और आगे आगे भी जा रहा है, रोटेट करता है विद एंगुलर वेलोसिटी w से ओमेगा से, और आगे जा रहा है बेटा विद वेलोसिटी v से, ठीक है ना। तो बेटा ये पार्टिकल सपोज मैंने यहाँ पार्टिकल m1 ले लिया, तो ये बेटा ऐसे भी जाता है, बेटा आगे भी जाता है। तो इसका जो है ना, इसकी जो बेटा वेलोसिटी, इसकी पोजीशन, इसका जो बेटा है ना, इसका मोमेंटम निकालना बहुत ही टफ है। तो हम क्या करें, इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में हम एक पार्टिकल लेते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ बेटा लेते हैं, मान लीजिए कि ये पॉइंट देखो बेटा क्या है, और ये पॉइंट सबसे इजीएस्ट पाथ लेता है, क्योंकि बाकी जो भी पार्टिकल्स यहाँ इस व्हील पर हैं they take complicated paths and that is why it is difficult to find their position, to find their velocity, to find their momentum. but जो यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास है, इसका सेंटर ऑफ मास बेटा यहाँ है, थोड़ा दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट, ये मास जो सेंटर में है, ये बेटा सिर्फ
ये रोटेशन नहीं करता है, ये सिर्फ आगे जाता है। तो ये इजीएस्ट पाथ देता है। क्यों इजीएस्ट? बिकॉज इट इज सेंटर ऑफ मास। बिकॉज इस बॉडी का सारा मास हमें यही मानते हैं, ठीक है ना। क्यों बेटा? क्योंकि ये क्यों लेते हैं, इस सारी बॉडी को क्यों रिप्रेजेंट करते हैं इस पार्टिकल से? क्योंकि ये पार्टिकल लेती है ओनली, ये क्या करता है, ट्रांसलेशन मोशन। ये बेटा ये रोटेशन नहीं करता है। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? तो सेंटर ऑफ, देखो बेटा यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो एक डेफिनेशन थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? बिकॉज वाई सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास, बिकॉज बेटा यहाँ लिखो, बिकॉज इट टेक्स द इजीएस्ट पाथ, बिकॉज इट टेक्स द इजीएस्ट पाथ। आपने देखा ना यहाँ ये पार्टिकल, ये M1 की डिफिकल्टी निकालना है, लेकिन M2 पार्टिकल जो सेंटर ऑफ मास है, मान लीजिए यहाँ लिखेंगे MC, तो ये सिर्फ क्या आगे चलेगा, क्योंकि ये बेटा रोटेट नहीं कर, रोटेट तो ये करेगा, ये पार्टिकल यहाँ करेगा पार्टिकल, लेकिन ये वाला पार्टिकल सिर्फ ये रोटेट नहीं करेगा, ये बिल्कुल रेस्ट में लगेगा, लेकिन ये आगे जाएगा। तो इसकी खाली ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है, इसकी बेटा रोटेशनल वेलोसिटी नहीं है। तो ये है इसका सेंटर ऑफ मास, यहाँ इसकी वेलोसिटी, यहाँ ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बहुत आसान निकालने, क्योंकि ये सिर्फ आगे जाता है। ये बेटा इसकी कॉम्प्लिकेटेड मोशन नहीं है, ये इजीएस्ट पाथ देता है, स्ट्रेट लाइन पाथ देता है। और वी कैन फाइंड द मोशन ऑफ अदर पार्टिकल्स, वी कैन फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स विद दिस। जब एक पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास का हमको बेटा निकलेगा, व्हेन वी कैन डिटरमाइन position, we can determine mass, we can determine velocity, we can determine momentum of the center of mass, we can determine position, velocity, momentum of other particles with respect to this, okay? जब एक पार्टिकल का बेटा निकलेगा ना इसमें, तो हम दूसरे पार्टिकल्स का निकाल सकते हैं इजीली बेटा, विद रेफरेंस टू दिस हम इजीली निकाल सकते हैं बाकी सभी पार्टिकल्स का। दैट इज वाई सेंटर ऑफ मास, बिकॉज यहाँ वाई सेंटर ऑफ मास, बिकॉज क्यों बेटा? बिकॉज इट टेक्स द इजीएस्ट पाथ and is easy to locate its position, to determine its position, momentum, velocity, angular velocity, etc. It is very easy. Once we can determine this, we can find better momentum, velocity of other particles with respect to this. That is why center of mass. तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सारी बॉडी का मास हम एक ही पॉइंट पर लेते हैं और इस पॉइंट को हम इस सारी बॉडी का मास मान लेते हैं, और बेटा यही रिप्रेजेंट करती है इस बॉडी को। क्यों करती है? क्योंकि बेटा ये इजीएस्ट पाथ लेती है, क्योंकि इजीएस्ट पाथ लेने से इट इज इजी टू कैलकुलेट इट्स पोजीशन, मोमेंटम, velocity, etc. And we can determine position, momentum, velocity of other particles with respect to this. Then at that time, once we know its position, because it is position to determine its position is very very easy. Okay, आई बात समझ में? Very nice. देखो बेटा क्या है? Very nice, very good. See now. अब बेटा क्या है यहाँ बेटा देखो क्या है, पहले यहाँ निकालेंगे सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास किसका निकालेंगे बेटा? देखो क्या है, पहले बेटा निकालेंगे यहाँ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। तो ये क्या होता है एक्चुअली? व्हाट इज नहीं, पहले थर्ड पॉइंट भी लिखेंगे, फिर लिखेंगे। देखो बेटा थर्ड पॉइंट, इट इज ए पॉइंट, इट इज ए पॉइंट, हाइपोथेटिकल पॉइंट, इट इज ए पॉइंट एंड इज ए हाइपोथेटिकल पॉइंट। ये बेटा पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? पॉइंट होता है, जहां हम मानते हैं कि सारी बॉडी का मास कंसंट्रेट है। So it is a point, hypothetical point, mathematical concept. It is a mathematical concept बेटा यहाँ। Why? To solve here other to determine positions, velocities of other particles. Okay, very nice. Easily by mathematical rules. It is a point, hypothetical point, और बेटा ये mathematical concept है। क्या है? Center of mass क्या है? Mathematical concept, ठीक है ना? Okay, आइए बात समझ में। चौथा पॉइंट क्या है? There may or may not be any mass at center of mass. देखो बेटा अगर रिंग लेंगे हम, रिंग, ये रिंग मैंने लेंगे, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास का ज्योमेट्रिकल मास है। देखो बेटा इस रिंग पर यहाँ पेरिफेरी पर मास है, लेकिन यहाँ बिल्कुल इसका मास कुछ भी नहीं है। लेकिन सेंटर ऑफ मास कहाँ है इसका? ये पॉइंट, वो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, वो हियर इज सेंटर ऑफ मास। तो देयर मे बी और मे नॉट एनी मास एट सेंटर ऑफ मास। देखो बेटा ये पॉइंट भी, देयर मे बी मास और नॉट, there may be any mass or not, there may be any mass or may not be at the center of mass.
ओके वेरी नाइस, ये बात है समझ में बेटा। ओके तो आप बेटा निकालेंगे यहाँ तो सीधे जाएंगे बेटा, सिंपल तरीके से जाएंगे क्योंकि आगे आगे सब कुछ ही समझ में आएगा। ये मैंने थोड़ा कॉन्सेप्ट दे दिया है यहाँ बेटा सीधे जाएंगे। हाउ वी कैन कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास ऑफ, यहाँ निकालना है, यहाँ कैलकुलेट करना है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, ठीक है, यही क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल में करना है बेटा, क्या करना है, हमें निकालना है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या निकालना है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल सिस्टम, 3 पार्टिकल सिस्टम, 4 पार्टिकल सिस्टम, n पार्टिकल सिस्टम का बेटा क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस, देखो सीधी है। तो बेटा पहले लिखेंगे 2 पार्टिकल सिस्टम, यहाँ 2 पार्टिकल सिस्टम है ना, 2 पार्टिकल सिस्टम लेंगे। तो बेटा इसका क्या निकालेंगे, 2 पार्टिकल सिस्टम का। ओके वेरी नाइस, क्या निकालेंगे बेटा, सेंटर ऑफ मास निकालना है, सेंटर ऑफ मास। लेकिन क्या निकालना है इसकी बेटा, इसकी पोजीशन निकालनी है, कहां पर है ये बेटा, कहां पर है ये, ठीक है ना बेटा। 2 पार्टिकल सिस्टम की सेंटर ऑफ मास निकालना है बेटा, इसकी क्या निकालनी है, पोजीशन। ओके वेरी नाइस बेटा, क्या निकालनी है इसकी पोजीशन, देखो बेटा ये आना चाहिए आपको बेटा, ये सब कुछ समझ में आएगा। क्यों सेंटर ऑफ मास, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स करेंगे सब कुछ आपको समझ में आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल से क्लैरिटी आती है, कांसेप्ट क्लियर होता है। कभी कभी न्यूमेरिकल पहले न्यूमेरिकल करने से कांसेप्ट आता है, कभी कांसेप्ट पहले ही क्लियर होना चाहिए फिर न्यूमेरिकल्स आते हैं, कभी कभी होता है। सेंटर ऑफ मास का कांसेप्ट कब आता है बेटा, जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो सेंटर ऑफ मास का कांसेप्ट खुद ब खुद आ जाएगा। ओके देखो सी नाउ लेट्स, जब भी यहाँ पोजीशन की बात आती है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना। सेंटर ऑफ मास का 2 पार्टिकल सिस्टम का क्या बेटा, पोजीशन निकालने, पोजीशन का मतलब है पोजीशन वेक्टर। देखो बेटा क्या मैंने यहाँ ड्रा किया, यहाँ मैंने एक्स एक्सिस ले ली बेटा, यहाँ मैंने ले ली वाई एक्सिस, ठीक है ना बेटा, यहाँ मैंने बेटा ले ली जेड एक्सिस, ठीक है ना। ओके एंड हियर इज ओरिजिन, ठीक है ना। लेट अस कंसीडर 1 पार्टिकल ऑफ मास m1, और बेटा मैंने यहाँ एक और पार्टिकल ले लिया, इसका मास है m2। लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस m1 इज r1, ठीक है ना, और बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस इज बेटा r2, ठीक है ना, ठीक है। तो दिस इज ए 2 पार्टिकल सिस्टम, हमारे सिस्टम में कितने पार्टिकल है, 2 पार्टिकल। इसका क्या निकालना है, इनका पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इसका निकालना है। इन 2 पार्टिकल्स का क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो बेटा ज्वाइन दिस, लेट अस ज्वाइन इनको ज्वाइन कीजिए, m1 को m2 के साथ ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। तो ये बेटा हमारे लिए क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज ए 2 पार्टिकल सिस्टम, और इसी का क्या मालूम करना है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है। लेट अस से पोजीशन ऑफ, क्योंकि जब मालूम करना है, लेट अस से द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बिटवीन m1 एंड m2 व्हिच इज इट इज लाइंग, लेट अस से इट इज लाइंग एट पॉइंट A, let us say it is lying at point B, let center of mass of m1 and m2 is point C, ठीक है ना। और मान लीजिए कि बेटा इसका है ये कैपिटल R इज, ये कैपिटल R जो है ना बेटा, ये इसका क्या है, इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। क्या मैंने लिखा, देखो बेटा, let us consider a 2 particle system, let us consider a 2 particle system। क्या बेटा लिया मैंने m1 एंड m2 एट पॉइंट्स A and B having position vectors, बेटा क्या है पोजीशन वेक्टर्स, r1 एंड r2 having position vectors, r1 वेक्टर इसका है एंड r2 वेक्टर रेस्पेक्टिवली। इस m1 का पोजीशन वेक्टर r1 और m2 का पोजीशन वेक्टर r2, ठीक है ना। लेट लिखो, let's see is the point of, let's see is, ऐसे लिखो बेटा, let's see center of mass, सी क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ बेटा किसका, m1 एंड m2 का। लेट सी, और बेटा RCM क्या है, व्हाट इज RCM, ये RCM मैंने बेटा मान लिया, ये RCM है, यहां बेटा लेंगे ये वेक्टर क्या है बेटा, RCM वेक्टर, दिस वेक्टर इज RCM। let RCM is position vector of center of mass, is position vector of center of mass। क्या बेटा ले लिया,
अरे बेटा मैंने क्या लिया, लेट RCM इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंड सेंटर ऑफ मास क्या है, पॉइंट एट पॉइंट सी, किस किस का, M1 एंड M2 का। अब हमको ये पोजीशन निकालना है, क्या निकालना है बेटा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो RCM निकालना है। RCM is unknown, R1 is known, R2 is known, M1 is known, M2 is known, but RCM is known। तो ये पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का, ये देगा हमको कि इसकी पोजीशन क्या है, इस सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या है, किस पार्टिकल का, M1 एंड M2। तो बेटा क्या निकालना है, देखो क्वेश्चन क्या है, तो ये लिखा आपने, हाँ देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, we have to calculate, we have to find, पहले ये समझ लो क्या निकालना है बेटा, we have to find, बेटा क्या निकालना है, we have to find RCM, RCM means position vector of center of mass, we have to find RCM position vector of center of mass, और बेटा सिंपली कहेंगे position in terms of, क्या क्या दिया गया है, in terms of RCM M1 और M2 का निकालना, ठीक है ना, in terms of क्या निकालेंगे, in terms of M1 M2 R1 vector and beta R2 vector, because these are known things। देखो बेटा क्या है, M1 is known, it is known because ये पहले दिया गया है क्वेश्चन में, कितना मैस है यहाँ। M2 is also known because ये इसका मैस भी दिया गया है, और बेटा इसकी पोजीशन भी विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन दी गई है, और इसकी पोजीशन भी विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन दी गई है। तो हमें इनका क्या निकालना है, RCM निकालना है इन टर्म्स ऑफ दिस इज अननोन बिकॉज वी हैड फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके देखो, ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या, लेट यहाँ क्या है, लेट बेटा जो यहाँ इनकी इंटरेक्शन, बिकॉज सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स विच आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। जब सिस्टम जो पार्टिकल्स बेटा सिस्टम में इंटरेक्ट हो रहे हैं ना, तो इसको इंटरनल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जो सिस्टम में इंटरेक्शन हो रही है ना पार्टिकल्स के दरमियान, इस इंटरेक्शन को कहते हैं फोर्स, एंड दैट फोर्स इज इंटरनल फोर्स। अगर बाहर से सिस्टम को धक्का देंगे दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। देखो बेटा ये इस पर ये अट्रैक्ट करेगा M1 M2 को, और M2 करेगा M1। ग्रेविटेशनल फोर्स है या कोई और फोर्स है, इंपल्सिव फोर्स व्हाटएवर, कोलिजन है, तो इसको बेटा क्या करते हैं, इंटरेक्शन। देखो बेटा let F12 is internal force on, यहाँ F12 है, यहाँ बेटा इस डायरेक्शन में ये F12 है, और बेटा इस डायरेक्शन में क्या है, ये F21 is force on first due to second, this is F21 is force on second due to first, ये इंटरेक्शन करते हैं। let F12 is internal force on M1 due to M2, एंड बेटा यहां लिखेंगे कैपिटल M F21 से क्या लिखेंगे, इज इंटरनल फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1। तो बेटा क्या लिखा मैंने, F21 क्या है, F21 इज फोर्स ऑन बेटा M2 ड्यू टू किसे, M1 से। लेकिन ये इंटरनल, ये सिस्टम के अंदर है, तो इनको कहते हैं इंटरनल फोर्स, एंड दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, दे गेट कैंसल्ड इन द सिस्टम। सिस्टम में एक क्या होते हैं, कैंसिल हो जाए, लेटर ऑन वो डिस्कस करें, लेकिन तो यहाँ तो लिखना है। लेट यहाँ बेटा यहाँ इस पर एक्सटर्नल फोर्स स्मॉल F1 लग रहा है, F2 लग रहा है। लेट F2 इज स्मॉल F2 इज एक्सटर्नल फोर्स ऑन M2, एंड बेटा यहाँ लिखेंगे स्मॉल F1 इज एक्सटर्नल फोर्स ऑन पार्टिकल M1। देखो बेटा let small F1 is external force on first body, external force on बेटा किस पर, M1 पर, एंड बेटा यहां लिखो F2 is external force on बेटा किस पर, on B, on M2 पर, ठीक है ना। तो थोड़ा बेटा ये डायग्राम बड़ी बनाएंगे ताकि आपकी क्लैरिटी आ जाएगी, बड़ी बनाएंगे तो साफ भी दिखेगी। देखो बेटा सीधे देखो बेटा क्या है, यहाँ ये बेटा M1 और बेटा यहाँ ये M2, ठीक है ना, ये M2 है। ओके बेटा इसका पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा, यहाँ R1, ठीक है ना, और बेटा इसका पोजीशन वेक्टर क्या है विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन, ये बेटा R2 है। लेट दिस इज X, दिस इज Y एंड दिस इज Z। तो लेट दिस इज हियर डिस्टेंस बिटवीन M1 एंड M2। बेटा यहाँ लेट हियर C इज द पोजीशन वेक्टर, इज द पोजीशन सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ M1 एंड M2, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है सेंटर ऑफ मास का, लेट RCM इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। तो RCM हमको निकालना है, वी हैव टू फाइंड RCM इन टर्म्स ऑफ M1 M2 R1 एंड R2, क्योंकि हमको पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास दिखाना है। ओके वेरी नाइस। तो मैंने कहा कि लेट यहाँ ये सिस्टम है, ठीक है ना,
तो बेटा यहाँ क्या लिखा, लेट F12 इज फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड इंटरनल फोर्स एंड F21 इज अट्रैक्टिंग फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1। और बेटा यहाँ बेटा एक फोर्स लगाएंगे यहाँ, लेट F1 इज एक्सटर्नल फोर्स ऑन M1 एंड बेटा यहाँ लिखेंगे लेट दिस F2 इज एक्सटर्नल फोर्स ऑन M2। ठीक है ना, वही बात बेटा यहाँ सब कुछ लिखा है। F12 इज इंटरनल फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, कैपिटल F12, capital F21 is internal force on second due to first, small f1 is external force on M1 and small f2 is external force on M2। ओके वेरी नाइस। देखो बेटा यही मैंने लिखा, यही कहानी मैंने लिखी। सी नाउ, सीरियस आप देखो बेटा क्या है, सीरियस। Now this system is made up of two particles M1 and M2। ये A पॉइंट पर है, मान लीजिए कि ये A पॉइंट है, A पर है, और मान लीजिए कि B पर लिखने की जरूरत है, आपको पता है कि यहाँ M1 है और यहाँ क्या है M2। ठीक है, देखो बेटा टोटल फोर्स ऑन किस पर, टोटल फोर्स ऑन पहले M1 पर देखेंगे, M1 टोटल फोर्स ऑन बेटा किस पर, M1 बताइए कितना है। तो टोटल फोर्स ऑन M1 है बेटा, एक तो इस पर लग रहा है F1 एक्सटर्नल फोर्स, और दूसरा इस पर लग रहा है इंटरनल फोर्स को अट्रैक्ट करता है ना M2, तो ये है F12। बेटा F1 क्या है, F1 इज एक्सटर्नल फोर्स ऑन M1, और बेटा F12 क्या है, इंटरनल फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2। ये लग रहा है फोर्स M1 पर। सिमिलरली M2 पर टोटल फोर्स क्या लग रहा है, टोटल नेट फोर्स क्या लग रहा है। सिमिलरली टोटल और नेट फोर्स, टोटल फोर्स ऑन बेटा किस पर, ऑन M2 पर क्या लग रहा है। यहाँ बेटा एक्सटर्नल फोर्स पर लग रहा है बेटा F2, स्मॉल F2 वेक्टर, प्लस एक और फोर्स यहाँ ये करता है इसको अट्रैक्ट किस फोर्स से, इंटरनल फोर्स। तो मैंने कैपिटल से लिखा F21, दिस इज इंटरनल फोर्स, दिस इज इंटरनल फोर्स, यहाँ ये एक्सटर्नल है, यहाँ ये एक्सटर्नल। ओके, तो बेटा क्या है, आप देखो बेटा क्या है, यूजिंग नाउ अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑन M1 सेपरेटली, और फिर अप्लाई करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन ऑन M2 सेपरेटली। देखो बेटा क्या, पहले यूजिंग फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, using Newton's second law of motion, using Newton's second law on बेटा किस पर, M1। देखो using Newton's second law on M1, तो बेटा क्या फोर्स लग रहा है इस पर M1 पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा, यहां लग रहा है F2 प्लस F21 एंड दिस फोर्स विल कॉज चेंज इन मोमेंटम। ठीक है ना, ये क्या करेगा बेटा, चेंज इन मोमेंटम किस पर बेटा, इस पर M1 V1। ठीक है, बाय dt। ठीक है ना, ओके वेरी नाइस बेटा, बात आई समझ में। तो ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑन M1 बेटा F2 प्लस F21 क्या लाएगा, चेंज इन मोमेंटम M1 V1, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन फर्स्ट बॉडी, वेयर V1 इज द वेलोसिटी ऑफ नेट वेलोसिटी ऑफ M1 एंड M1 इज द मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। आई बात समझ में बेटा, बात आई समझ में। Where V1 किसके बराबर होगा, V1 is dr1 by dt, rate of change of position vector of first particle with respect to time will give the velocity of first particle, and V2 is nothing, it is dr2 vector by dt, rate of change in position vector of second with respect to time will give us V2 velocity of second particle, this will give us velocity of first particle। तो सिमिलरली बेटा क्या लेंगे, ये सिमिलरली किस पार्टिकल के लिए, ये तो M1 के लिए, सिमिलरली फॉर किस पार्टिकल के लिए, M2 के लिए क्या आएगा, तो M2 के लिए बेटा क्या लिखेंगे, कौन सा फोर्स पर अप्लाई हो रहा है, नहीं यहाँ, ये तो बेटा F1 लिखना है, यहाँ F1 ये फर्स्ट पार्टिकल पर है, F1 यहाँ लिखेंगे, फर्स्ट पार्टिकल लिखा है F1, और यहाँ बेटा F12 लिखना है, F12 टोटल फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल इज F1 इज फर्स्ट पार्टिकल पर एंड F12 इज इंटरनल फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल, दैट विल बेटा दैट इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो dm1 v1 डिवाइड बाय dt, ये टोटल फोर्स है किस पर बेटा, M1 पर, तो इस पर क्या आएगी, चेंज इन मोमेंटम M1 v1 विद रिस्पेक्ट टू dt। लेकिन v1 किसके बारे है बेटा, dr1 by dt, और v2 किसके बारे है, dr2 by dt। ओके वेरी नाइस। देखो बेटा अब किस पर, सिमिलरली किस पर बेटा, अब M2 पर, सिमिलरली फॉर M2, तो M2 के लिए टोटल फोर्स F2 बेटा प्लस यहाँ आएगा F21। ठीक है ना, इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ M2 V2 विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना, ये बेटा फर्स्ट इक्वेशन है, ये बेटा सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, टोटल फोर्स सेकंड पार्टिकल पर क्या है बेटा, तो F2 इस पर लग रहा है,
और सर एक और फोर्स बेटा लग रहा है, दैट इज इंटरनल फोर्स F21. तो these two forces will bring change in momentum with respect to time according to Newton's second law of motion, because the force applied on a body is equal to rate of change in momentum, that is momentum divided by time. Okay, तो बेटा करो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड करो फर्स्ट एंड सेकंड को, करो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड. तो बेटा ऐड करो, यहाँ क्या ऐड, यहाँ F1 प्लस बेटा F12, राइट को बेटा लेफ्ट को लेफ्ट ही प्लस करो, राइट को राइट ही. तो F1 प्लस F12 प्लस बेटा यहाँ लिखेंगे F2 वेक्टर प्लस बेटा लिखेंगे यहाँ F21 वेक्टर. ओके वेरी नाइस. इज इक्वल टू बेटा यहाँ लिखेंगे D M1V1 वेक्टर डिवाइड बाई dt प्लस बेटा D बाई dt. बेटा क्या लिखेंगे यहाँ, ओके वेरी नाइस, यहाँ क्या लिखेंगे M2V2 वेक्टर. ओके वेरी नाइस, ठीक है. लेफ्ट को मैंने लेफ्ट ही ऐड किया और राइट को राइट ही ऐड करना है, ठीक है ना. ओके वेरी नाइस. ठीक है. This is total force on first particle, this is total force on second particle, this will bring change in momentum, this and this will bring change in momentum, this. लेकिन मैंने फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड किया तो लेफ्ट को लेफ्ट ही ऐड हो जाएगा, इसको ये ऐड हो जाएगा और राइट को राइट ही ऐड हो जाएगा. ओके देखो, तो बेटा यहाँ लिखेंगे F1 प्लस बेटा लिखेंगे F2 एक्सटर्नल फोर्सेस, दीज आर एक्सटर्नल फोर्सेस, एंड बेटा F12 इज इंटरनल फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल प्लस बेटा F21 इज इंटरनल फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल. ये बेटा यहाँ लिखेंगे ऐसे d बाई डी टी कॉमन निकालेंगे, d बाई डी टी एक ही लिखेंगे, d बाई डी टी. बेटा यहाँ लिखेंगे M1V1 वेक्टर प्लस बेटा लिखेंगे M2V2 वेक्टर, ठीक है ना. These internal forces in a system get cancelled in pairs because they are equal and opposite. F12 and F21 gets cancelled. देखो F12 and F21 gets cancelled. Why? They are internal forces. F12 and F21 are internal forces. Are बेटा ये क्या है? They are equal and opposite in a system. Are equal and opposite in a system. So these internal forces get cancelled. Get क्या हो जाएगी बेटा? Get cancelled. तो बेटा क्या रहेगा यहाँ? ये कैंसिल हो जाएंगे. तो यहाँ क्या रहा बेटा? F1 प्लस बेटा यहाँ F2 वेक्टर, ठीक है ना, इज इक्वल टू D बाई डी टी, ठीक है ना. बेटा यहाँ क्या लिखा? M1V1 वेक्टर प्लस बेटा M2V2 वेक्टर. ओके बेटा. तो बेटा टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम F1 प्लस F2 इज द टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम. ओके ओके वेरी नाइस. तो F1 प्लस F2 क्या है? टोटल F एक्सटर्नल ऑन द सिस्टम. F1 प्लस F2 इज टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू बेटा क्या लिखेंगे? D बाई डी टी. बेटा मैंने लिखा यहाँ M1, तो V1 के बदले क्या लिखो बेटा? V1 के बदले लिखो यहाँ dr1 बाई डी टी प्लस बेटा यहाँ लिखो M2, बेटा V2 के बदले लिखो dr2 बाई डी टी, ठीक है. ओके वेरी नाइस. देखो अब बहुत आसान है ना, यही आना चाहिए आपको, यही आना चाहिए. ओके वेरी नाइस, यही आना चाहिए. CDR नाउ. ओके अब देखो बेटा तमाशा क्या है. CDR तो बेटा यहाँ F एक्सटर्नल लिखेंगे, तो F एक्सटर्नल ऐसी है बेटा, ठीक है ना. तो बेटा यहाँ लिख देखो बेटा क्या है? D बाई डी टी ऐसे मैंने लिखा है बेटा, D बाई डी टी. ओके D बाई डी टी. तो बेटा यहाँ बेटा देखो ये M1 है कांस्टेंट, इसको मैं डिफरेंशिएशन में ले सकता हूँ, यहाँ ले सकता हूँ D बाई डी टी, क्योंकि ये कांस्टेंट है, चाहे इसको डिफरेंशिएशन के अंदर रखो या बाहर तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ये कांस्टेंट है, यहाँ रखेंगे. इससे मेरा काम बनेगा D बाई डी टी M1 और 1 वेक्टर बाई डी टी. ओके प्लस बेटा लिखेंगे यहाँ D बाई डी टी, ठीक है ना. इस M2 को यहाँ बेटा डिफरेंशिएशन के अंदर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. डिफरेंशिएशन कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के अंदर हो, यहाँ बेटा आउटसाइड हो, नो प्रॉब्लम. तो बेटा यहाँ लिखेंगे D बाई डी टी, बेटा यहाँ लिखेंगे M2 और 2 वेक्टर. ओके वेरी नाइस. तो बेटा मैंने ऐसे क्लोज किया, ठीक है. वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस. देखो बेटा क्या है. ओके आई बात समझ में? हाँ सर आई बात समझ. देखो बेटा Therefore बेटा F एक्सटर्नल यहाँ लिखेंगे. F एक्सटर्नल किसके बराबर आएगा? देखो बेटा ये D बाई डी टी, बेटा देखो क्या है, ये D बाई डी टी कॉमन निकलेगा, यहाँ भी और यहाँ भी कॉमन निकलेगा, ठीक. तो पहले लिखेंगे D बाई डी टी, बेटा यहाँ कॉमन क्या निकलेगा? कॉमन निकलेगा D बाई डी टी, ठीक है ना. D बाई डी टी, ठीक है ना. तो यहाँ क्या रहेगा बेटा? M1 और 1 वेक्टर प्लस बेटा यहाँ क्या रहेगा? M2 और 2 वेक्टर, ठीक है ना. मैंने एक ही D बाई डी टी लिखा, समेशन रूल है ना. तो M1 और 1 वेक्टर प्लस M2 और 2 D बाई डी टी मैंने यहाँ एक ही लिखा.
ओके वेरी नाइस। तो बेटा डी क्या आएगा, ये डी स्क्वायर आएगा और डी टी क्या आएगा, डी टी स्क्वायर। इसको कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। डी एंड डी इज डी स्क्वायर, डी टी वो डी टी स्क्वायर बेटा। तो बेटा यहाँ लिखेंगे m1 और 1 वेक्टर प्लस बेटा यहाँ लिखेंगे m2 और 2 वेक्टर। ओके वेरी नाइस। तो बेटा मैंने यहाँ क्लोज किया, वेरी नाइस। तो ये बेटा इसके बराबर है f एक्सटर्नल के बराबर, ठीक है ना। देखो बेटा ठीक है, अब देखो बेटा क्या है, यहाँ करेंगे मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय m1 प्लस m2। बेटा यहाँ भी m1 प्लस m2 डिवाइड करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय किसे बेटा, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या है, 2 पार्टिकल का टोटल मास क्या है, m1 प्लस m2। डिवाइडिंग मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय m1 प्लस m2 ऑन, लेकिन बेटा किस साइड में, RHS में, ऑन राइट हैंड साइड में, यहाँ इस साइड में डिवाइड भी करेंगे m1 प्लस m2 से और ज़र भी करेंगे m1 प्लस m2 से। इसी कोई फर्क नहीं पड़ेगी, लेकिन हमारा क्वेश्चन बनेगा। देखो बेटा क्या आएगा, देयरफॉर f एक्सटर्नल किसके बराबर आएगा, ये f एक्सटर्नल आएगा बराबर बेटा यहाँ लिखो किससे ज़रब देना है, m1 प्लस m2 से। चाहे ये डिफरेंशिएशन के अंदर हो या बाहर, तो बेटा ये कांस्टेंट है। क्या लिखा मैंने, m1 प्लस m2, ठीक है ना। यहाँ बेटा d2 बाई dt स्क्वायर लिखेंगे। तो बेटा यहाँ लिखेंगे क्या, m1 और 1 वेक्टर प्लस m2 और 2 वेक्टर, ठीक है ना। तो बेटा मैंने क्लोज किया, तो डिवाइड करेंगे m1 प्लस m2। क्या लिखा बेटा मैंने, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय m1 प्लस m2। बेटा मैंने मल्टीप्लाई किया m1 प्लस m2 से और बेटा डिवाइड भी किया है m1 प्लस m2 से। किस साइड में, RHS में। यहाँ मैंने डिफरेंशिएशन के अंदर का कोई प्रॉब्लम नहीं, कांस्टेंट है। ओके, ये m1 प्लस m2 m1 कैंसिल हो जाएगा, तो अगेन ये। लेकिन यहाँ मुझे क्या बनेगा क्वेश्चन, देखो बेटा क्या है। तो यहाँ लिखेंगे बेटा ये, देखो बेटा क्या है सीरियर, यहाँ लिखेंगे बेटा ऐसे f एक्सटर्नल ऐसे लिखा मैंने, ठीक है ना। ऐसे बेटा देखो क्या है, यहाँ लिखेंगे m1 प्लस बेटा m2, ठीक है ना। m1 प्लस m2 बेटा यहाँ लिखेंगे d2 बाई dt स्क्वायर, लेकिन किसकी बेटा, m1 और 1 वेक्टर प्लस बेटा m2 बेटा यहाँ है m2 और 2 वेक्टर डिवाइडेड बाई करेंगे बेटा यहाँ m1 प्लस m2 से। किसे, m1 प्लस m2 से डिवाइड बेटा किसे किया मैंने डिवाइड किया m1 प्लस m2 से, ठीक है ना। ओके, देखो बेटा क्या है, दिस f एक्सटर्नल इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम and m1 plus m2 is the total mass of this system of 2 particle system and this is here। देखो बेटा क्या है, ये डबल डिफरेंशिएशन ऑफ क्या है, देखो बेटा क्या है, समझाएंगे आपको। देखो पता है ना आप लोगों को, देखो बेटा क्या है, समझाएंगे। देखो बेटा क्या, अगर मैं कोई कैपिटल M लूंगा, कोई बड़ा यहाँ लूंगा, देखो बेटा क्या है, F लूंगा, ऐसे F एक्सटर्नल कोई लूंगा, यहाँ बेटा टोटल M लूंगा और यहाँ लिखूंगा डी बाई डी टी लिखूंगा। बेटा एक्चुअली फोर्स होता है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अरे F एक्सटर्नल किसकी होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अरे F एक्सटर्नल बेटा लिख सकते हैं ना, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो डी बाई डी टी है ना बेटा, डी बाई डी टी, ठीक है ना। एक्सेलरेशन होती है डी बाई डी टी, तो क्या मैं लिख सकता हूँ F एक्सटर्नल बेटा यहाँ M बेटा डी बाई डी टी, तो वेलोसिटी होती है ना बेटा डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी और डी आर बाई डी टी, समथिंग डी एक्स बाई डी टी, डी आर बाई डी टी। आई बात समझ में, वेलोसिटी होती है डी आर बाई टी, तो यहाँ डबल डिफरेंशिएशन यहाँ लिखेंगे बेटा, देखो कैसे, एफ एक्सटर्नल आएगा बराबर बेटा क्या आएगा, एम डी एंड डी इज डी स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन बेटा यहाँ आर, ये तो बेटा डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पोजीशन वेक्टर है, डिवाइड बाय डी डी टी इंटू डी टी इज डी टी स्क्वायर। तो देखो बेटा क्या है, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन सिंगल पार्टिकल के लिए है, ठीक है ना। अगर बेटा मैं यहाँ लिखूंगा, देखो बेटा कंपेयरिंग दिस, ये टोटल मास है इफ इट इज कंसंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ मास। देखो बेटा क्या लिखेंगे, इफ m1 प्लस m2 इज एट सेंटर ऑफ मास, इज एट बेटा सेंटर ऑफ मास, इज एट सी, कहां पर है, यहाँ पर सी पर, इज एट सेंटर ऑफ मास,
और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, हैविंग पोजीशन वेक्टर। और सी एम हैविंग पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन और सी एम। तो बेटा हम लिख सकते हैं क्या, क्या हम लिख सकते हैं एफ एक्सटर्नल डायरेक्टली अगर किस पर अप्लाई करेंगे, इस सेंटर ऑफ मास पर डायरेक्टली करेंगे, वहां क्या मास है। अगर यहां लिखेंगे बेटा क्या लिखेंगे m1 प्लस m2 यहां लिखेंगे ना, ठीक है ना, वो कैपिटल एम से लिखे। मान लीजिए कि इन दोनों का मैच क्या है m1 प्लस m2, ठीक है ना, ओके वेरी नाइस, ठीक है ना। मैं लिखूंगा बेटा m1 प्लस m2 टोटल मैस m एंड दैट m इज इक्वल टू m1 प्लस m2 दोनों का मैस, एंड लिखेंगे d टोटल मैस ऑफ द टू पार्टिकल एट c, ठीक है ना, है क्वेश्चन वेक्टर RCM, इसका RCM। अगर इन दोनों का m1 और m1 प्लस इनका एक ही मास बनाएंगे, सिंगल मास m, और किस पर रखेंगे c पर, और इसका क्वेश्चन वेक्टर क्या है RCM, तो क्या मैं लिख सकता हूं, अगर ये f एक्सटर्नल इसी पर अप्लाई किया जाए तो क्या लिखेंगे m, यहाँ लिखेंगे DRCM ऐसे D2, लेकिन डबल डिफरेंशिएशन, यहाँ डबल किसकी R क्वेश्चन वेक्टर है ना, इसका क्वेश्चन वेक्टर क्या है RCM। डिवाइड करेंगे बेटा, यहाँ डिवाइड करेंगे किससे, बाय dt स्क्वायर, बाय dt स्क्वायर, ओके वेरी नाइस, ये RCM है, ठीक है बेटा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। क्या मैंने मान लिया, अगर दोनों का मास मैंने सी पर ले लिया और इसका वेक्टर पोजीशन वेक्टर RCM है, अगर इसी पर डायरेक्ट फोर्स अप्लाई किया जाए एफ एक्सटर्नल, ये F1 और F2 ये डायरेक्ट एक्सटर्नल फोर्स किस पर अप्लाई किया जाए, तो बेटा किसके बराबर आएगा, ये प्रोड्यूस करेगा इसमें m मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ किसकी RCM विद रिस्पेक्ट टू dt स्क्वायर। तो बेटा ये सेकंड है, क्या है बेटा, सेकंड क्या है, सेकंड। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, करो कंपेयर, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, क्या है कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। m तो सेम है बिकॉज m इज m1 प्लस m2, m एक्सटर्नल इज सेम, x एक्सटर्नल इज सेम, लेकिन अब ये टोटल क्या है, ये एक्चुअली है क्या, ये है RCM है ना, ये है ये चीज क्या है एक्चुअली RCM। देयरफॉर RCM किसके बराबर आएगा, RCM वेक्टर दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो हमको मालूम करनी है वो किसके बराबर आएगी बेटा, यहाँ m1 r1 प्लस बेटा m2 r2 वेक्टर डिवाइड आएगा बेटा m1 प्लस बेटा m2 एंड दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ m1 m2 एंड r1 एंड r2। So these were known. Now we have find unknown, that is the position vector of center of mass C. But RCM क्या है, मैंने किसको कंपेयर किया 1 और 2 को, क्या है, तो ये क्या होता है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट, सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट where if whole mass of the body is supposed to be concentrated and the motion remains same, position remains same, if we apply external force directly on it, सब कुछ सेम रहेगा सिस्टम का। अगर हम टोटल मास रहेंगे सेंटर ऑफ मास पर, और अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली सिर पर अप्लाई करेंगे तो मोशन पर कोई प्रॉब्लम फर्क नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ भी इक्वेशन सेम, यहाँ भी सेम। ये भी डेफिनेशन है किसकी, सेंटर ऑफ मास की। बात आई समझ में, आया नहीं आई, तो RCM किसके बराबर है, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है। तो मैंने क्या कहा, ये और ये क्यों मैंने कंपेयर किया, मैंने कहा कि सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट where if kept a whole mass m1 plus m2, whole mass m1 plus m2, and if direct external is applied on this, the motion will not, the equation of motion, the motion or position will not change, it will remain same। तो यहाँ लिखा मैंने इसके बदले बेटा क्या, इन दोनों पार्टिकल्स के बदले लिखा मैंने पोजीशन वेक्टर ऑफ RCM। तो RCM किसी बनाया m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइड बाय m1 प्लस, ये याद रखो हमेशा, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जबरदस्त है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो देयरफॉर यहाँ लिखेंगे, ओके करेंगे साहब, हाँ सर करो सर। Therefore बेटा मैं पानी पीऊंगा, यहाँ लिखेंगे पहले RCM पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है बेटा, m1 r1 वेक्टर प्लस बेटा m2 r2 वेक्टर डिवाइड बाय बेटा क्या करेंगे m1 प्लस m2, ये याद रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही काम आएगा न्यूमेरिकल्स में, जबरदस्त काम आएगा। अगर ये आपको आएगा, मैं सेपरेट लेक्चर दूंगा इसको फिनिश करके, जो मैं थ्योरी यहाँ कंप्लीट करूंगा, सेपरेट न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, लेकिन इसको इस वक्त आपको आना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सिंपल भी कंप्लीट करना है, ओके, थोड़ा पानी पीऊंगा बेटा।
तो बेटे ये किसके लिए है? ये टू पार्टिकल के लिए है। किसके लिए है? दिस इज सेंटर ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास या पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, COM मीन सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल। फॉर थ्री पार्टिकल के लिए क्या होगा? अरे ओ जिगर क्या होगा? थ्री पार्टिकल के लिए अगर किसी सिस्टम में कितने पार्टिकल, 1 2 3, M1 M2 M3 और इनका पोजीशन वेक्टर क्या है? मान लीजिए कि यहाँ इसका है R1 और बेटा इसका क्या है? R2 R3 है, इसका R3 और इसका बेटा है R2, ठीक है ना। तो पता है इनका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? फॉर थ्री पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या होगा? RCM बेटा क्या होगा? बताइए जल्दी बताइए। RCM होगा बेटा बराबर M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस बेटा हो गया M3 R3। लेकिन मास कितना होगा नीचे? टोटल मास ऑफ द सिस्टम यहाँ दो पार्टिकल के हैं मान लो M2, लेकिन यहाँ टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या होगा बेटा? यहाँ होगा M टोटल मास का क्या होगा? M1 प्लस M2 प्लस बेटा M3, ठीक है ना। दिस इज टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ क्या लिखेंगे? M1 प्लस M2 प्लस M3। सिमिलरली फॉर किसके लिए? फॉर थ्री पार्टिकल सिस्टम के लिए। अगर 4 पार्टिकल्स लिखेंगे तो यहाँ लिखना है M4 R4 डिवाइड बाई। लेकिन अगर n पार्टिकल के लिए, बता n पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या होगा? बता फॉर n पार्टिकल सिस्टम। नाउ फॉर n पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या होगा? फॉर यहाँ बेटा लिखेंगे फॉर n पार्टिकल की जनरलाइज करेंगे फॉर्मूला को। फॉर n पार्टिकल सिस्टम क्या आएगा बेटा? बताए फॉर n पार्टिकल सिस्टम RCM क्या आएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ RCM इज व्हाट? RCM इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। बताइए क्या आएगा? थ्री पार्टिकल के लिए ये है। बता फॉर n पार्टिकल के लिए क्या होगा बेटा? ऐसे लिखेंगे RCM वेक्टर ऐसे लिखेंगे। तो बेटा यहाँ लिखेंगे M1 R1 प्लस बेटा क्या लिखेंगे? M2 R2 वेक्टर प्लस क्या लिखेंगे? M3 R3 और बेटा प्लस तो लिखेंगे लास्ट में लिखेंगे प्लस Mn बेटा लिखेंगे Rn और डिवाइड क्या लिखेंगे बेटा? कितने पार्टिकल्स है इसमें? अरे n तो कितना लिखेंगे? यहाँ डाइजेस्ट अप टू Mn, ठीक है ना। तो सिस्टम क्या होगा? n पार्टिकल का, इसका Rn है पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। ओके क्या लिखेंगे यहाँ? M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डाइजेस्ट अप टू प्लस क्या लिखेंगे यहाँ? प्लस लिखेंगे Mn। ये किसके लिए? अरे ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल सिस्टम। एंड व्हाट इज दिस हियर? ये डिनोमिनेटर में क्या है? टोटल मास ऑफ द सिस्टम। क्योंकि अगर n पार्टिकल के लिखेंगे, देखो बेटा कैसे लिखेंगे, देखो बेटा थोड़ा देख लो यहाँ, क्योंकि आगे ये काम आएगा। देखो मैं यहाँ लूंगा x, यहाँ y बेटा यहाँ लूंगा z, ठीक है ना। ओके देखो बेटा ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है। मान लीजिए डैश ये कौन सा पार्टिकल है? n। दिस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ कितने पार्टिकल्स? n पार्टिकल। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? R1। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? R2। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? R3। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? Rn। तो इस n पार्टिकल सिस्टम के लिए पोजीशन वेक्टर क्या होगा? मान लीजिए कि यहाँ ये है, इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, where whole mass of the body is supposed to be concentrated, that is total mass। और इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा यहाँ? RCM। और ये RCM किसके बराबर होगा? M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस MN RN डिवाइड बाई क्या होगा? टोटल मास ऑफ द सिस्टम। मास ऑफ द सिस्टम कितना है? n पार्टिकल का M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डैश Mn। एक्चुअली दिस M is the total mass। where यहाँ लिखेंगे where M is, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। Therefore RCM is equal to किसके बराबर है बेटा? M1 R1 प्लस बेटा क्या लिखेंगे? M2 R2 प्लस बेटा क्या लिखेंगे? M3 R3 प्लस डैश प्लस बेटा क्या लिखेंगे? Mn Rn वेक्टर डिवाइड में करेंगे M। And what is M? M is where M is the total mass of the system, where capital M is total mass of the system। total mass of the system और किसके बारे है? और बेटे M है किसके बारे? M1 प्लस M2 प्लस M3 बेटा प्लस डैश प्लस Mn and that is total mass of the system। Okay, very nice। M यहाँ लिखा मैंने ना, एक ही लिखा, ये भी लिख सकते हैं। और CM पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल सिस्टम। ओके सब कुछ हमने किया, बहुत क्वेश्चंस किए ना, और भी डिस्कशन करेंगे। अब कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x, y एंड z, क्योंकि ये अब इन टर्म्स ऑफ ये r में निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x, y एंड z। लिखो ओके, इसको साफ करेंगे। जबान याद है? हाँ सर जबान लिखो आप।
क्या लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर इन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है ना बेटा? क्या लिखेंगे अब? क्या लिखेंगे? RCM, position vector of center of mass in terms of x coordinate, y coordinate and z coordinate in terms of x cm, y cm and z cm। अरे और लिखेंगे कंपोनेंट फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखेंगे कंपोनेंट फॉर्म में, लेकिन एन पार्टिकल सिस्टम के लिए आप छोड़ दो टू पार्टिकल, एन पार्टिकल ले लो। ओके, क्या है आपको पता है ना बेटा? क्या किया मैंने? देखो बेटा, सीडीएर एंड सीडीएर। ओके, वेरी नाइस। देखो बेटा, RCM in terms of x, that is in terms of coordinates, position vector of center of mass in terms of coordinates, लेकिन किसके लिए? For n particle system, for n particle system। for n particle system के लिए देखो बेटा क्या है, देखो वीनो, क्या पता है आपको बेटा? हमको पता है ना, क्या पता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ फॉर n पार्टिकल सिस्टम, फॉर किसके लिए? फॉर n पार्टिकल सिस्टम के लिए। बेटा यहां लिखेंगे RCM इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बेटा? यहां M1R1 प्लस M2R2, आपको पता है ना बेटा, प्लस M3R3 प्लस डैश 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 प्लस लास्ट में लिखेंगे MNRN। डिवाइड क्या करेंगे बेटा? M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डैश 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 प्लस MN। ठीक है ना? ओके, बात आई समझ? देखो बेटा क्या है, ये आपको ऐसी भी पता होनी चाहिए। ऐसी है, ये है ना यहाँ बेटा, ठीक है ना? ये है M1, ठीक है ना? ये R1, ये बेटा M2, ये बेटा R2, ये बेटा M3, ये R3। बेटा ये क्या है बेटा? ये MN है और RN। मान जी इनका यहाँ सेंटर ऑफ मास है ना, यहाँ टोटल M है, टोटल M है सारों का M1, तो इसका RCM मान लीजिए क्या ऐसे। ये जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको दिखाने के लिए। देखो बेटा क्या मैं लिख सकता हूँ RCM ऐसे, क्या मैं लिख सकता हूँ बेटा? देखो बेटा कैसी मैं लिखूंगा इसको यहाँ ऐसे, सिग्मा I is equal to 1 to n, because it is running from 1 to n, लेकिन क्या MIRI dash M1R1 plus M2R, क्योंकि I is running from, it is sum from 1 to n, that is क्यों, क्या ऐड करना है? M1R1 plus M2R2 plus M3R3, because I is summation from n। ठीक है ना? डिवाइड करेंगे M is what? M is total mass of the system, that is it is M1 plus M2 plus M3 plus dash dash plus Mn, that is it is total mass of the system। M लिखा। ये बात बेटा आई समझ में? इस RCM के कोऑर्डिनेट्स, कंपोनेंट्स along x axis, y axis and z axis क्या होंगे? अरे ये है, देखो इन टर्म्स में क्या लिखेंगे? XCM I कैप प्लस RC, इसका कंपोनेंट क्या होगा? y की तरफ, y की तरफ कौन सा कंपोनेंट? यहाँ इसकी तरफ, यहाँ x की तरफ, इस RCM का। अरे RCM का यहाँ कंपोनेंट यहाँ क्या लिखेंगे? RCM XCM I YCM J प्लस बेटा लिखेंगे Z सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, Z कोऑर्डिनेट किसकी तरफ? K। ये वेक्टर है इन स्पेस, ये स्पेस में वेक्टर है ना, आई बात समझ में? हाँ, तो बेटा क्या है, किसके बराबर आएगा? देखो मान लीजिए ये सिस्टम का यहाँ है ना, ये है यहाँ M पार्टिकल का, ये RCM है इनका, और इसका टोटल मास है यहाँ, और यहाँ इसका ये पोजीशन वेक्टर क्या है? RCM। इसके यहाँ कंपोनेंट है x, यहाँ y, यहाँ z, यहाँ इसका कौन सा कंपोनेंट होगा? यहाँ होगा XCM, यहाँ होगा बेटा YCM, यहाँ होगा ZCM। आई बात समझ में? यही मैंने लिखा, इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा बेटा, इसको मैंने कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा, बिकॉज़ हमको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, क्योंकि RCM इन टर्म्स ऑफ दिस दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट्स ऑफ RCM। क्या कहते हैं इसको? इसका दूसरा नाम है
कोऑर्डिनेट्स ऑफ आरसीएम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ किसके, ऑफ आरसीएम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आरसीएम ये भी कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो बेटा यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, देखो बेटा क्या है, सिग्मा समेशन आई इज रनिंग फ्रॉम 1 to n एम आई, बेटा आर आई क्या लिखेंगे, आर आई को भी इट इज एनी पार्टिकल, ith पार्टिकल एंड दैट इज रनिंग फ्रॉम 1 to n। तो आर आई के लिए क्या लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड, तो यहाँ लिखेंगे एक्स आई आई, लेकिन यहाँ आई कैप लिखेंगे क्योंकि आर आई, प्लस लिखेंगे वाई आई लिखेंगे ना, वाई आई, ठीक है ना, वाई आई, ठीक है ना, लेकिन यहाँ लिखेंगे जे कैप, और फिर लिखेंगे जेड आई जी आई, लेकिन लिखेंगे यहाँ के कैप। ओके आई बात समझ, गुड गुड गुड, कुछ आई बात समझ में बेटा, हाँ ओके वेरी नाइस। ऐसी क्या लिखा, RCM लिखा XCM I cap, YCM J cap, ZCM K cap, these are the components of RCM along X, Y and Z। एंड बेटा फिर लिखा है मैंने और डिवाइड क्या है, वो डिवाइड बेटा डिवाइड क्या करना है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो फिर I is equal to 1 to m, क्या लिखा है बेटा मैंने, mi को ऐसी RI एनी पार्टिकल का है ना, इसका भी कंपोनेंट X, Y and Z, I तो पार्टिकल, तो मैंने लिखा XI I cap and that is component of RI along X axis, and YI J cap that is component of RI Y axis, and ZI K cap that is component of RI any ith particle along बेटा along z axis। ओके ओके आई बात समझ में, गुड, करेंगे साफ, हाँ सर करो साफ। देखो बेटा सीडीएर 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 सीडीएर, देखो बेटा तमाशा, ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ऐसे ऐसे रिपीट करेंगे, XCM I कैप बेटा ये है, प्लस YCM J कैप, प्लस बेटा लिखेंगे ZCM K कैप, ठीक है ना, इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे 1/m लिखेंगे, यहाँ एक बाहर करेंगे 1/m, ठीक है ना, यहाँ सिग्मा लिखेंगे, समेशन कहाँ से कहाँ तक, I is running from 1 to n, तो बेटा यहाँ लिखेंगे m, जितने m I से यहाँ m I x I कैप, प्लस फिर लिखेंगे, देखो एम आई से इसे एम आई पार्टिकल से एम आई, बेटा यहाँ लिखेंगे वाई आई, लेकिन यहाँ लिखेंगे जे कैप, फिर लिखेंगे क्या लिखेंगे एम आई वाई आई जेड 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 लिखेंगे जी आई, और बेटा यहाँ लिखेंगे के कैप, ठीक है ना, और ठीक है ना, ऐसे लिखा है, ठीक, ओके वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, आई बात समझ में, हाँ सर सर सब कुछ आया समझ में, तो साफ करेंगे ये बेटा, हाँ सर कर लो साफ, कोई टेंशन नहीं। देखो बेटा ठीक है, देखो बेटा क्या है, आप ये सेपरेट लिखेंगे, ये सेपरेट और ये सेपरेट, देखो बेटा यहाँ क्या लिखेंगे XCM I कैप, प्लस बेटा लिखेंगे YCM J कैप, प्लस बेटा लिखेंगे ZCM K कैप, बेटा यहाँ लिखिए, यहाँ अलग इसके साथ यहाँ लिखेंगे 1/m सिग्मा I is I from 1 to n, बेटा क्या लिखेंगे पहले MI XI बेटा I कैप, प्लस लिखेंगे बेटा यहाँ 1/m सिग्मा I is 1 to n, लेकिन क्या लिखेंगे आप MI YI J कैप, प्लस बेटा लिखेंगे 1/m, बेटा यहाँ लिखेंगे सिग्मा I is 1 to n, बेटा यहाँ लिखेंगे MI ZI K कैप, ओके वेरी नाइस। देखो बेटा हाँ, कंपेयरिंग बेटा, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ I कैप, J कैप एंड K कैप बोथ साइड्स, क्या कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग I कोएफिशिएंट्स ऑफ I कैप J कैप एंड K कैप बोथ साइड्स, कंपेयर करो, इक्वेट करो, ठीक है ना, तो क्या आएगा बेटा यहाँ देयरफॉर बताए XCM किसके बराबर आएगा, XCM ये XCM, ये I कैप है यहाँ बेटा, ये I कैप है, क्या आएगा यहाँ इज इक्वल टू 1/m सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n, बेटा क्या लिखेंगे यहाँ MI XI, बेटा यहाँ है I कैप, ओके हो गया हमारा, अरे ये XCM आया। अब क्या है, दिस इज x कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो क्या निकालना है YCM, पता बेटा YCM किसके बराबर आएगा, YCM 1/m एंड समेशन इज रनिंग फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 to n, लेकिन बेटा क्या लिखेंगे MI YI K J कैप, अरे आप तो ये निकला, ये I कैप नहीं लिखना है आप, क्यों
कि हमने कंपेयर किया ना आई कैप कोएफिशिएंट, तो सीधे लिखेंगे ये कोएफिशिएंट है आई कैप का, ये आई कैप का कोएफिशिएंट है, तो आई तो नहीं लिखना था यहाँ, तो यहाँ बस इतना ही लिखना है। ये क्या आ गया, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है बेटा, ये क्या है, ये बेटा है वाई कोऑर्डिनेट। अब जेड कोऑर्डिनेट यहाँ लिखेंगे, जेड सी एम सिमिलरली किसके बराबर आएगा 1/m बेटा, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे सिग्मा इज आई फ्रॉम 1 to n, तो बेटा क्या लिखेंगे एम आई, तो बेटा यहाँ लिखेंगे यहाँ वेक्टर है, यहाँ वेक्टर है, यहाँ वेक्टर है, ठीक है, यहाँ ये वेक्टर है, यहाँ ये बेटा पोजीशन वेक्टर है, यहाँ ये वेक्टर है बेटा एम आई, बेटा क्या लिखेंगे जेड आई, लेकिन यहाँ कैप लिखेंगे। ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट आर these are the coordinates of center of mass, and we can say these are that center of mass in terms of XCM, YCM and ZCM क्या है, these are coordinates of position vector of center of mass। देखो बेटा, these are coordinates of position vector of center of mass। देखो बेटा, these are coordinates of position vector of center of mass, position vector of COM means center of mass। ओके वेरी नाइस बेटा, बात आई समझ में, हाँ सर। ओके देखो बेटा क्या है, अब इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे, इसको ये जबानी याद रखें बेटा, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा, न्यूमेरिकल में ये काम आएगा, लेकिन अब एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे। देखो बेटा कैसे, एक्सीएम ऐसे लिखेंगे, ऐसे बेटा देखो कैसे लिखेंगे 1/m ऐसे लिखो, where m is total mass of the system, m is total mass of the system। ओके, तो बेटा यहाँ क्या लिखेंगे सिग्मा, इसको एक्सपेंड करेंगे, क्या लिखेंगे m1 because I is ranging from 1 to n, समेशन करना है, r x1 लिखेंगे, x1 वेक्टर प्लस क्या लिखेंगे प्लस बेटा कहां से i is equal to 1 to n, तो प्लस लिखेंगे m2 x2 वेक्टर प्लस लिखेंगे डैश प्लस क्या लिखेंगे mn xn बेटा वेक्टर लिखेंगे। ओके, यही बात समझ में, ये है पोजीशन, ये है x कोऑर्डिनेट, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, तो सिमिलरली क्या लिखेंगे बेटा YCM क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 1/m बेटा, हियर इट इज रनिंग फ्रॉम दिस टू दिस। अब सीधे लिखेंगे बेटा क्या लिखेंगे m1 y1 प्लस क्या लिखेंगे बेटा m2 y2 प्लस बेटा डैश प्लस लिखेंगे mn yn। ओके, आई बात समझ में, जबान याद रखना, न्यूमेरिकल में काम आएगा। और इसी सिमिलरली क्या लिखेंगे, आप z लिखेंगे, z। अब इसको साफ करेंगे, हाँ सर कर लो साफ, सर हमको समझ में आया, इसको साफ कर लो, लेकिन याद गुट्टा रट्टा नहीं लो, ठीक है ना। देखो क्या है, आप सिमिलरली बेटा ZCM किसके बराबर आएगा, ZCM है बराबर 1/m बेटा, यहाँ लिखेंगे m1 z1 प्लस बेटा लिखेंगे m2 z2 वेक्टर प्लस बेटा डैश प्लस लिखेंगे mn zn वेक्टर, तो बेटा मैंने क्लोज किया, ये m है, where m क्या है, where m is total mass of the system and is equal to m1 plus m2 plus डैश प्लस up to mn and that is total mass of the system, ये याद रखना। ओके, न्यूमेरिकल में ये काम आएगा, and these are the coordinates of position vector of center of mass, but here particles were separate, discrete, particles were discrete। अगर कोई सिस्टम है कंटिन्यूअस बॉडी, अरे होती ना extended body, a rigid body is a system of particles but that is a continuous distribution of mass, तो इसके लिए कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास, देखो यहाँ दिखाएंगे। ओके, वेरी नाइस करेंगे साहब, ये याद रखो। ये डिस्क्रीट सिस्टम के लिए है, किसके लिए, डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के, डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स जो सेपरेट हो जाए, डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, अब कंटिन्यूअसली बॉडी लेंगे, कंटिन्यूअसली बॉडी के लिए क्या होगा, देखो ओके, वेरी नाइस। आप बेटा अगर क्या बॉडी लेंगे, देखो बेटे क्या है, फॉर ए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए क्या आएगा, XCM YCM एंड ZCM क्या आएगा इसके लिए,
देखो बेटा क्या इसके लिए क्या आएगा एक्सियम कंटिन्यूअस बॉडी के लिए। देखो बेटा ये कोई एक्सटेंडेड बॉडी है, कंटिन्यूअस बॉडी, ठीक है ना। ये बेटा है किसमें है बेटा, देखो किसमें, दिस एक्स बेटा ये y है और बेटा ये क्या है z, ठीक है ना। यहाँ देख लो, थोड़ा समझ लो, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान होता है। मान लीजिए कि मैंने इसको डिवाइड किया इनटू स्मॉल एलिमेंट्स में, यहाँ मैंने माना कि डेल m है, ठीक है ना। डेल्टा m1 है यहाँ बेटा, यहाँ छोटा एक डेल्टा m1, डेल्टा m2, डेल्टा m3, ये मान लीजिए डेल्टा m1 है, ये डेल्टा m2 है, ये डेल्टा m3 है, और डैश अप टू ये क्या है डेल्टा mn, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा r1, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है r2, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है r3, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है r4। क्या लिख सकते हैं बेटा ऐसे क्या करेंगे, ऐसे क्या करेंगे, देखो बेटा क्या करना, देखो बेटा क्या करेंगे, देखो x का कंपोनेंट क्या है बेटा आपको पता है ना, 1 by m, where m is the total mass, m is the total mass of this body, this rigid body, where m is total mass of this rigid body, m is total mass इसका कैपिटल M, ठीक है। देखो बेटा 1 by m, तो बेटे यहाँ लिखेंगे सिग्मा i is running from 1 to n, लेकिन मैंने सपोज डिस्क्रीट मान लिया, बड़ी ले लिया ना, तो बड़े बिगर मान लिया, तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा एम आई, ठीक है ना। लेकिन बेटा यहाँ लिखना है ना, पहले यहाँ क्या लिखना है, अरे एम आई डेल्टा एम आई, लेकिन यहाँ लिखेंगे एक्स आई, क्यों, क्योंकि इसका क्या है, इस आर आई का कंपोनेंट क्या होगा, एक्स की डायरेक्शन एक्स आई होगा ना, अरे होगा ना एक्स की तरफ एक्स आई, इस आर आई का जो है ना आयत पार्टिकल का, बात आई सुन, अरे बात आई यहाँ एम आई एक्स आई, एम आई एक्स आई, एम जे एक्स जे, एम जेड एक्स जेड, ठीक है ना। देखो बेटा क्या है, सिमिलरली वाई सी एम क्या होगा 1 by m, यहाँ सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n, बेटा यहाँ लिखेंगे डेल एम आई, आई लिखेंगे, लेकिन यहाँ लिखेंगे वाई आई, आई तो पार्टिकल के लिए, और बेटा जेड सी एम क्या है, यहाँ वेक्टर है, ये वेक्टर है, जेड सी एम क्या होगा बेटा, ये होगा 1 by m, आई इज इक्वल टू 1 to n, बेटा ठीक है ना, ओके वेरी नाइस। तो बेटा यहाँ होगा डेल एम आई, आई तो पार्टिकल, लेकिन कौन सा कंपोनेंट इसका, जी आई का है, सर आई सॉरी यहाँ ऐसे, ये बात आई बेटा समझ में, हाँ सर आई बात समझ में। अगर बेटा चूंकि ये कंटिन्यूअस बॉडी है, ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, इफ लिमिट डेल्टा एम टेंड्स टू 0, तो बेटा ये बनेगी डीएम, क्या बनेगी डीएम, यहाँ लिखिए इफ लिमिट डेल्टा एम टेंड्स टू 0, तो यहाँ के लिखेंगे, यहाँ लिखिए इफ लिमिट क्या लिखेंगे डेल्टा एम टेंड्स टू 0, तो बेटा ये क्या बनेगा, ये बनेगा डीएम, तो डीएम लिखो यहाँ डीएम, तो समेशन की जगह आएगी इंटीग्रेशन, समेशन की जगह क्या आएगी इंटीग्रेशन। देखो बेटा क्या लिखेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं, यहाँ एक्सएम लिखेंगे ऐसे ही, तो यहाँ लिखेंगे बेटा 1 by m, अब ये समेशन नहीं है, ये डिस्क्रीट के लिए है, लेकिन ये कंटिन्यूअस, मैंने खुद डिस्क्रीट बनाया था, तो यहाँ बेटा लिखेंगे इंटीग्रेशन, लेकिन डेल एम की जगह क्या लिखेंगे डीएम, और यहाँ एक्स आई नहीं लिखना है, इसलिए एक्स लिखना है, ओके। तो वाई सी एम क्या, लेकिन डिवाइडेड होता क्या, वाई सी एम क्या लिखेंगे, सिमिलरली कंटिन्यूअस बॉडी के लिए 1 by m, बेटा यहाँ लिखेंगे डी एम, बेटा यहाँ लिखेंगे वाई, आई बात समझ में। और बेटा अगर क्या लिखेंगे, शाबाश, जेड सी एम के लिए क्या होगी, जेड सी एम के लिए बताओ बेटा, जेड सी एम के लिए क्या होगा 1 by m, बेटा यहाँ होगा इस समेशन के बदले इंटीग्रेशन, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, यहाँ डी एम, और बेटा यहाँ जेड यहाँ लिखेंगे। और व्हाट आर दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए कंटिन्यूअस बॉडी, कंटिन्यूअस बॉडी के लिए इंटीग्रेशन लग रही है, डिस्क्रीट के लिए समेशन, मैंने इसको खुद बनाया था डिस्क्रीट, फिर देख लिया एक्चुअली कंटिन्यूअस है ना, इंटीग्रेशन समेशन के बदले डीएम एक्स आई डीएम। अगर जनरली लिखेंगे, यहाँ जनरल लिखेंगे बेटा आरसीएम के लिए, सपोज आरसीएम लिखेंगे, तो आरसीएम के लिए क्या लिखना, तो आरसीएम के लिए लिखना यही 1 by m, तो ये ऐसे यहाँ डीएम ही लिखना, लेकिन यहाँ आर वेक्टर लिखना, ये आर के कंपोनेंट्स है एक्स वाई एंड जेड, ठीक है ना। आई बात समझ में छोरा, बात आई समझ में, नहीं आई सच कहो, अरे बात आई समझ में, ये समझ लो, ओके वेरी नाइस, बात आई समझ में। अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑरिजिन पर हो तो ये आरसीएम क्या आएगा, अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर इसका क्या आएगा, तो आरसीएम क्या होगा इसका, देखो देखो ये समझ लिया, जबरदस्त इक्वेशंस है, जबरदस्त इक्वेशंस है, मेहरबानी करके याद रखो। अगर आप देखो आप कंडीशन, लास्ट में कंडीशन लिखेंगे और इसके साथ ही अलविदा करेंगे बेटा। अगर लिखेंगे इफ सेंटर ऑफ मास, अच्छा पॉइंट है ये, अच्छा पॉइंट, इफ सेंटर ऑफ मास लाइज एट द ऑरिजिन,
तो बेटा क्या लिखेंगे, तो मान लीजिए कि आरसीएम क्या आएगा, तो आरसीएम क्या होगा बेटा 0, तो आरसीएम होगा 0। अगर आरसीएम 0 होगा ना, क्योंकि पोजीशन वेक्टर यहाँ है ना, तो आरजीन पर पोजीशन वेक्टर क्या होता है 0। तो बताइए यहाँ क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू 1/m। बेटा यहाँ लिखेंगे dmr वेक्टर, तो यहाँ इसको यहाँ ले लो, तो क्या बनेगा बेटा यहाँ, तो ये बनेगा सीधे इंटीग्रल dmr वेक्टर इज 0 फॉर किसके लिए, व्हेन इफ सेंटर ऑफ मास लाइज एट द ऑरिजिन। तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा, इंटीग्रल dmx लिखेंगे, यहाँ x ऐसे वो 0 आएगा। तो y कंपोनेंट क्या आएगा, dmy इज इक्वल टू 0। z कंपोनेंट क्या आएगा, dmz इज इक्वल टू, ये किसके लिए इक्वेशंस है, व्हेन पोजीशन वेक्टर ऑफ व्हेन सेंटर ऑफ मास लाइज एट द ऑरिजिन, व्हेन COM लाइज एट द ऑरिजिन। और बेटा इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म हुआ चाहता है। गुड लक टू यू।